Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और इस कोर्स में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। तो ये बेसिकली मई 2020 से जून 2021 तक में जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना देरी के और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था न्यूज़ में, दैट वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम बेसिक से डिस्कस करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिससे मतलब कौन कौन से केसेस थे जिससे ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इमरजेंस की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर के इमरजेंस कहाँ से हुआ, तो क्या हुआ, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट से पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, उसके थ्रू ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, है ना। दिस इज़ अ जुडिशियल कन्वेंशन। ये जुडिशरी डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या नहीं आता है। ये सिर्फ जुडिशरी का काम है। ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, कहीं भी ये वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहला केस देखते हैं। तो सबसे पहला केस हम आया था शंकरी प्रसाद केस 1951। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट क्या बोला, उसमें पार्लियामेंट ने ये बोला था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या होता है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डील करता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होता है तो उसके प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 अमेंड करना होता है, तो उसमें ये वाला आर्टिकल, इसमें प्रोसीजर लिखे हुए हैं कैसे अमेंड होता है। ठीक है, तो जैसे स्पेशल मेजॉरिटी हो गई, कौन कौन से प्रोविजन में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कौन कौन से केसेस में रेटिफिकेशन चाहिए होता है, तो ये सब आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में ये हुआ कि पार्लियामेंट ने बोला कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जुडिशरी ने क्या बोला, अब देखो आर्टिकल 13 हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट है, अगर आपको पता हो आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि एनी लॉ दैट इज़ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, दैट इज़ मतलब दैट वुड बी वॉइड, मतलब वो लॉ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वो लॉ नहीं होगा। एनी थिंग दैट वॉयलेट्स और इज़ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट अ लॉ, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो बट जुडिशरी ने क्या बोला, जुडिशरी ने ये बोला शंकरी प्रसाद केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स वो ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ये बेसिक उसका बेस था शंकरी प्रसाद केस का। उन्होंने बोला, जुडिशरी ने क्या बोला कि पार्लियामेंट बेस, आप बस ये समझो कि बोला क्या इसमें, जुडिशरी ने ये बोला कि पार्लियामेंट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकती है। कैसे ले सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, क्योंकि देखो अगर अगर आर्टिकल 13 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता ही यही है, एनीथिंग दैट वॉयलेट्स और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स और इज इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ लॉ, है ना। तो उसने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंडर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स ले सकती है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ये बोला था शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, फिर आया गोलकनाथ केस, फिर इसको ये चैलेंज किया गया, इसी केस को ये चैलेंज किया गया। फिर आया गोलकनाथ केस 1967। इसमें क्या बोला गोलकनाथ केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमने पहले बोला था कि शंकरी प्रसाद केस में जो हमने बोला था ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है, वो चीज़ गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंदर आता है
और पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता क्योंकि वो आर्टिकल 13 को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये बोल दिया किसने, जुडिशरी ने। तो पार्लियामेंट ने बोला अच्छा ऐसे कैसे नहीं कर सकता। तो अब देख लेते हैं, पहले उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोली थी। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रेज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी नहीं ले सकते, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज ऑल्सो अ लॉ विद इन आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है ना। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहे हो तो आर्टिकल 13 का वायलेशन है वो। और आर्टिकल 13 का जो चीज़ वायलेट करती है दैट इज़ वॉइड, दैट सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है, दैट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये बोला। अब पार्लियामेंट बोला ऐसे कैसे। पार्लियामेंट बोला हमारे पास सब पावर है, हम कुछ भी ले सकते हैं, आप नहीं इंटरफेयर कर सकते। हमारे पास आर्टिकल हम जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं, है ना। और कोई भी ऐसा राइट जो आर्टिकल 3 मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर हम आर्टिकल 368 के अंदर करते हैं और उससे हम फंडामेंटल राइट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वैलिड। ऐसा नहीं कि आप उसको इनवैलिड कर दोगे, ठीक है। और वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है। ये बोला किसने, पार्लियामेंट ने। ये किस में बोला, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है। 4-5 ही हैं ऐसे, बीच में बहुत हैं बट मेजर यही है। पहला शंकरी प्रसाद, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ आप ले सकते हो, यू कैन अब्रेज द फंडामेंटल राइट्स बाय डूइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। गोलकनाथ केस में बोला कि नहीं आप नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर आप करोगे, आप फंडामेंटल राइट्स लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, तो दैट वायलेट्स आर्टिकल 13 एंड हेंस इट इज़ वॉइड, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 24th अमेंडमेंट। उसमें ये बोला कि पार्लियामेंट के पास सब पावर है, पार्लियामेंट हर कुछ लिख कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स ले सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करके, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर केस जो कि है केशव नंदा भारती केस 1973 वाला। अब केशव नंदा भारती केस इज कंसिडर्ड एज अ केस जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में पिक्चर में आया था। इससे पहले तो ये बस इवोल्यूशन हो रहा था। जो बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म है, जो जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म कॉइन किया था, वो किया था केशव नंदा भारती केस में, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, पार्लियामेंट को बोला ठीक है, हम आपकी ये पावर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो और आप फंडामेंटल राइट ले सकते हो, वी रिकॉग्नाइज दिस, बट यू कैन नॉट टेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का, देखो जैसे कोई बिल्डिंग आप बनाते हो, ठीक है, तो बिल्डिंग आप जब बनाते हो तो पहले उसकी नींव इस्टेब्लिश करते हो, है ना, पहले उसका बेस इस्टेब्लिश करते हो जिस पे ये बिल्डिंग खड़ी रहती है ना। अगर ये नींव ही खराब होगी, है ना, अगर ये नींव को, जो इसका बेस है, जो इसका सॉलिड पार्ट है, उसी को मैं अगर हटा दूंगा तो ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी ना, है ना, ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को समझो आप कि ये अगर मेरा बिल्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बिल्डिंग, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बिल्डिंग है वो कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक नींव पे टिकी हुई है। अगर हम उसी नींव को हटा देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा। समझ में आ रहा है, वो जुडिशरी नहीं चाहता कभी, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाए, है ना। नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा ना, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप ये वाला पार्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो अमेंड कर सकते हो, बट अब ये जो नींव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक नींव है, उसको आप नहीं छिड़कानी कर सकते। समझ में आ रहा है, उसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है। ये बोला किसमें, केशव नंदा भारती केस में। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विदाउट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर रहे हो जिससे बेसिक स्ट्रक्चर भी अमेंड हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर भी को भी छिड़खानी हो रही है, तो दैट वुड बी वॉइड। समझ में आ गया। अब अब इसके बाद एक और केस आया था, इंदिरा नेहरू गांधी केस। उसमें भी सेम चीज़ उन्होंने फिर रिट्रेट करी कि हाँ भाई, बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोला ये क्या नया चीज़ है यार, बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो कहीं लिखा भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कहाँ से, हमको कैसे पता लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जुडिशरी बोली कि ये हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, जैसे फ्रीडम एंड डिग्निटी, डेमोक्रेसी, है ना, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब किस में आता है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज रीफॉर्म एंड अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस, जो कि 1975 में आया था। केशव नंदा भारती के बाद इंदिरा नेहरू गांधी केस आया। Supreme Court invalidated a provision of 39th Amendment 1975 which kept the election disputes involving the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts, ठीक है।
तो उस केस में क्या हुआ था, इंदिरा नेहरू गांधी केस में, एक तो उन्होंने यही बोला कि ये यही इसी चीज़ का मतलब ये रिट्रेशन था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है भाई, ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं है ना, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के, उसका कोर्ट में इंक्वायरी हो सकता है, दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कांट टेक दिस अवे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली उन्होंने रीट्रेट किया था, ठीक है। और एक और जजमेंट क्या आया था कि जो उस समय 39th अमेंडमेंट आया था, 39th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था कि जो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के रिगार्डिंग है और जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग जितने भी इलेक्शन के में डिस्प्यूट्स हैं, वो कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। ये आया था 39th अमेंडमेंट में। तो इसको जुडिशरी ने इनवैलिड कर दिया, इनवैलिड करार दिया। उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू को आप छीन नहीं सकते, आप छेड़ नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसकी इंक्वायरी कोर्ट में हो सकती है। समझ में आया। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस में उन्होंने यही रीट्रेट किया था, यही रीफर्म किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते, आप जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर का आपने डिस्प्यूट हटाया है कोर्ट के बाहर से, दिस इज इनवैलिड, ठीक है, समझ में आया। अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे। तो पहला है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ध्यान रखना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यही आया था इंदिरा गांधी नेहरू केस में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट का पावर है ना, पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज़ लिमिटेड, ये भी इसी केसेस में आया है, इसी किसी केसेस में आया है कि भाई पार्लियामेंट इन्होंने बोला ना, ये वाला 24th अमेंडमेंट आया, इसके बाद एक और केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप अनलिमिटेड पावर नहीं है आपके पास, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो आप ये बोल रहे हो कि पार्लियामेंट जो है कुछ भी कर सकता है, तो ये गलत है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फिर बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आया, इसी के बाद ये सारे केसेस आए हैं, जितने भी इवोल्यूशन आया है ये सब केशव नंदा भारती केस के बाद आया है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, ठीक है। तो ये जो रिट वाले कंसेप्ट हैं, और फिर ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सारे कोर्ट्स पे और पैन इंडिया बाइंडिंग रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 है, ये हटा दो, 227 है, ठीक है, 226 एंड 227, ठीक है। तो ये वही रिट से रिट जो है हाई कोर्ट का, वो किस में आता है, आर्टिकल 226, ठीक है। तो ये सब अपने एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। फिर दूसरी न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दूसरा न्यूज़ क्या था, इम्पीचमेंट के बारे में। अभी डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर दिया गया था यूएसए में, है ना, तो उस पर न्यूज़ थी। तो हम बेसिक देखते हैं कि इंडिया में और यूएसए में इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इंडिया में क्या ग्राउंड रहता है इम्पीचमेंट का, कि वॉयलेट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन करे अंडर आर्टिकल 61, ठीक है, अगर वो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है तभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है इंडिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है। कौन सा बेस होता है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी, या फिर और कोई क्राइम किया हो, घूस ले रहा हो, है ना, ये सब जो क्राइम्स है ना, ये सब सिविल और ये क्रिमिनल क्राइम्स, ये सारे इसमें आते हैं। इसमें वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो है ही नहीं, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61, और यूएसए में क्या है, ट्रीजन, ब्राइबरी एंड हाई क्राइम्स, ठीक है, ये सब पे होता है, ठीक है। उसके बाद कौन इनिशिएट करता है, यहाँ पे इंडिया में क्या प्रोसीजर रहता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का, तो दोनों हाउस में हो सकता है ना, दोनों हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि लोअर हाउस, सिर्फ लोअर हाउस ही इनिशिएट कर सकता है ना, यहाँ पे दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं ना, पहले रिजोल्यूशन पास होता है, तो 14 दिन का नोटिस जाता है पहले, है ना, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन, फिर स्पीकर एक्सेप्ट करता है, फिर वो मूव होता है, इस टाइप से सिस्टम आता है ना। दोनों हाउस में हो सकता है ये, जबकि यूएसए में सिर्फ लोअर हाउस में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है, दोनों में क्या प्रोसेस रहता है कि 1/4 मेंबर साइन करते हैं पहले चार्ज कि भाई हमको इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना है, ठीक है, दोनों हाउसेस
किसी भी हाउस में हमने देखा था ओरिजिनेट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। तो दोनों में ही अगर मान लो लोकसभा में हो रहा है तो 1/4 मेंबर इसके, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 1/4 मेंबर इसके, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो 1/4 मेंबर पहले साइन करते हैं, ठीक है। फिर 14 दिन का नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को। फिर क्या होता है कि हर एक हाउस में मोशन पास होता है, और हर एक जो हाउस है उसमें 2/3 मेजोरिटी से वो मोशन पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी उसको मिलनी चाहिए कि हाँ हमको प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है। ये जो आपने 1/4 नोटिस पे साइन किया था ना, फिर यही चीज़ रिजोल्यूशन पास होता है कि हाँ मतलब प्रेसिडेंट को हटाना है हमको, तो 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास होता है। समझ में आया? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, उससे पास होता है। और ध्यान रखना इसमें टोटल मेंबरशिप है, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है। यूपीएससी आपको यहाँ पे फंसा देगा, वो ऐसे लिख देगा इम्पीचमेंट के प्रोसेस में 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, और एक स्टेटमेंट में दे देगा कि इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप बस 2/3 देखोगे मार के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसे मत करना, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है, जितनी मेंबरशिप है। अगर लोकसभा में 550 सीट है तो 2/3 इसका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 300 लोग प्रेजेंट हैं तो 2/3 इसका है, 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो 2/3 इसका है, ये नहीं मतलब है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इट इज़ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। टोटल मेंबरशिप है, ये ध्यान रखना, 2/3 वो नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, तो ये ध्यान रखना। यूएसए में कैसा होता है? यूएसए में भाई सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है स्टार्ट करने के लिए। तो लोअर हाउस में अपना सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टेज 2 क्या रहती है? सेकंड हाउस। पहले हाउस में जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, मान लो लोकसभा में जैसे ओरिजिनेट हुआ, तो 1/4 मेंबर ने पहले साइन किया कि हाँ हमको ये हटाना है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मोशन डिस्कस हुआ, 14 दिन का नोटिस मिला, फिर 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस ने उसको पास कर दिया। मान लो लोकसभा से उसने पास कर दिया, फिर ये जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में सेम प्रोसीजर होगा, 2/3 वहाँ पे भी पास करेगा, ठीक है, पास विद द सेम मेजोरिटी। और उसके बाद अगर ये दोनों से पास हो जाता है देन द ये प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, ठीक है। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में पहले लोअर हाउस से सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। उसके बाद ये अपर हाउस में जाता है जो कि सेनेट है। अब सेनेट जो है वो एज अ कोर्ट एक्ट करता है, इट इज़ ऑल्सो अ जुडिशरी फॉर देम, ठीक है। वहाँ पे ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वहाँ पे ट्रायल होता है, मोशन फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, ये सब होते हैं चीज़ें, ठीक है। अगर वहाँ सेनेट में 2/3 ऑफ द सेनेट वोट्स इसको मिल जाते हैं कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करिए, ठीक है, तो फिर ये इम्पीच हो जाता है। बट मोस्टली क्या होता है, सेनेट में पास ही नहीं होता है, क्योंकि सेनेट में जो प्रेसिडेंट होता है उसका होल्ड मतलब यूएसए में ज़्यादा होता है, वो उसके फेवर में ही पार्टी होती है पूरी। तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि सेनेट भी पास कर दे उसको, बहुत मुश्किल होता है सेनेट में पास कराना, ठीक है। तो ये यूएसए में ऐसा प्रोसीजर होता है कि आप सिंपल मेजोरिटी से पहले लोअर हाउस में पास करा दो, फिर सेनेट जो है वहाँ पे आके इसका ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहाँ पे अगर 2/3 ऑफ द सेनेट वोट्स इसको मिल गए, ठीक है, अगर किसको मिल गए मतलब प्रेसिडेंट को मिल गए कि भाई नहीं आप हटो, तो उसको हटना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब कंपेयर करते हैं हम कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंट की क्या है, ठीक है। तो यूएस के पार्डनिंग पावर्स की हमने बात की थी, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 72 डील करता है ना इंडिया में जो पार्डनिंग पावर्स हैं, जो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स हैं, जो ये बोलते हैं ना कम्यूट वाला एक पावर है ना, रेस्पाइट वाला एक पावर है, रिप्राइव वाला एक पावर है ना, ये रिप्राइव वाला, ये सब पावर है ना, कम्यूट, रेस्पाइट, रिप्राइव और पार्डन वाला पावर है ना। तो ये सब पावर जो प्रेसिडेंट के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास, यूएस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी क्या किया, अपनी पार्डनिंग पावर्स का एक्सरसाइज करके जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनको पार्डन किया अपने चार्ज से, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो अभी देख लेते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंसेज रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स एंड इट इज़ ग्रांटेड विदाउट लिमिट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। समझ में आया कि यूएस प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। मतलब फेडरल क्राइम्स के कनेक्शन में वो पार्डन कर सकता है और कम्यूट कर सकता है। कम्यूट मतलब उसका सेंटेंस कम कर सकता है, ठीक है। मतलब मान लो उसको जैसे लेट्स से कि उसको डेथ पेनल्टी मिली है, ठीक है, तो वो उसको डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम कम्यूट। मतलब पहले तो बहुत ही सीवियर उसको मिली थी सीवियर क्या बोलते हैं सीवियर सेंटेंस मिला था, डेथ सेंटेंस, बट अब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटिंग अ सेंटेंस, ठीक है। तो पार्डन क्या होता है, पार्डन मतलब कंप्लीटली रिजॉल्व कर देता है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई क्राइम किया था, ठीक है। पार्डन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने किसी का मर्डर किया, लेट से, ठीक है, आपने किसी का मर्डर किया है ना, आपके अगेंस्ट चार्ज है मर्डर का, तो पार्डन मतलब ये होता है प्रेसिडेंट आपको इसके लिए डेथ पेनल्टी मिल गया, मान लो आपने किसी का मर्डर किया, आपको डेथ पेनल्टी मिल गया,
तो अभी क्या होगा, एकदम से प्रेसिडेंट अगर अपनी पार्डन पावर का यूज़ करेगा तो आप एकदम पूरे क्राइम से हट जाओगे, मतलब आपको कम्प्लीटली माफ़ कर दिया जाएगा। इससे ऐसा होगा कि ऐसा आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपने ये कभी क्राइम किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है? ऐसा कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका सेंटेंस कम कर रहा है या आपको फ़ाइन लगा रहा है कि आप चलो फ़ाइन दे के छूट जाओ, ऐसा नहीं है। कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देगा, मतलब कि भाई इसने तो कभी कोई क्राइम किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम पार्डन। पार्डन कर देना मतलब एक्सक्यूज़ कर देना। एक्सक्यूज़ मतलब छोड़ देना, मतलब टाइप। समझ में आ रहा है? छोड़ देना टाइप, कि चाहो इस बार वार्निंग देके छोड़ दिया टाइप से, ऐसा। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्डन। बचपन में बोलते थे ना पार्डन मैम करके, जब कुछ डाउट पूछना होता था पार्डन या ऐसा कुछ बोलते थे ना कि भाई रुक जाओ मेरे को बताओ क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप, एक्सक्यूज़ मी, इस टाइप से बोलते थे ना। तो वही मतलब होता है पार्डन का, कि भाई जो आप उसका सेंटेंस है उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देना, मतलब कम्प्लीटली माफ़ कर देना। ऐसा माफ़ कर देना कि उसने कभी ये क्राइम किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पार्डन। अभी यूएस प्रेसिडेंट का क्या है, उसके पास पूरा पावर रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि फेडरल क्राइम्स को पार्डन कर सकता है, एंड विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड पावर है। समझ में आ रहा है? इट कैन बी ग्रांटेड विदाउट लिमिट, जबकि इंडिया में लिमिट है। ठीक है, अभी देखेंगे। और इसमें क्या है, विदाउट लिमिट करता है एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके पास ये पावर यूटिलाइज करने का। जबकि इंडिया में क्या है, ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि प्रेसिडेंट जो है, जो पार्डन पावर्स का एक्सरसाइज करता है, क्या वो डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं भाई, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। लोगों को लगता है ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट अपने मन से करता है। नहीं भाई, प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करता है। ही हैज़ टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। समझ में आ रहा है? एंड द काउंसिल, मतलब कैबिनेट में वही प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं ना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 72 में। प्रेसिडेंट के पास बहुत कम ऐसी प्रेसिडेंट के पास पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ही नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तो है ही नहीं। उसके पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। समझा रहा है? सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है कि जब आपका गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं तो एडवाइस देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो तब उस केस में वो अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूटिलाइज करता है, नहीं तो हर एक केस में ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो ये विदाउट लिमिट नहीं है और ये रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। समझ में आ रहा है? अभी क्या इसमें कम्यूटेशन रेमिशन भी वही है। अब देखो इसमें क्या होता है, पार्डन मतलब कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देना, मतलब जैसे आपने कभी क्राइम किया ही नहीं था। ठीक है, और उसके बाद रेमिट कर देना, मतलब आपका सेंटेंस मान लो रिड्यूस कर दिया। मान लो आपको 10 साल की हुई है और आपको क्या कर दिया, आपको 5 साल की सज़ा कर दी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेमिशन। ठीक है, रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव होता है कि टेम्प्रेरी स्टे दे दिया है आपके उस पर, टेम्प्रेरी स्टे दे दिया है आपके सेंटेंस पे। ठीक है, तो मान लो आपको जैसे मान लो 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, तो उस पर स्टे लगा दिया, टेम्प्रेरी लगाया, परमानेंट नहीं लगाया। दैट इज़ कॉल्ड रिप्राइव। और रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट ये होता है कि कोई स्पेशल कंसिडरेशन करके आपकी सज़ा को कम कर दिया। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट मदर है ना, कोई प्रेग्नेंट मदर है, कोई बच्चे की माँ है ना, मतलब प्रेग्नेंट मदर है, उसको लेट से मर्डर का वो दे दिया, मतलब उसको क्या किया है, उसको डेथ पेनल्टी दे दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लो लेट से कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। ठीक है, तो अब वो सिंस शी इज़ प्रेग्नेंट है ना, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसका ये डेथ पेनल्टी को हटा दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा कि आपका स्पेशल ग्राउंड है, आपको डेथ पेनल्टी नहीं, हम आपको 15 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, मतलब 15 साल की इम्प्रिजनमेंट दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब कोई स्पेशल ग्राउंड्स पे उसको रिलैक्सेशन दे देना। ठीक है, और ये सब कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ओबीसीज़ के बारे में क्या न्यूज़ थी? अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या होते हैं ओबीसीज़? ओबीसीज़ जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं ना, सामाजिक पिछड़े हुए वर्ग, उनको हम बोलते हैं ओबीसी। ठीक है, तो यही होते हैं एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो पहले से कलेक्टिव टर्म यूज़ होता है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, वो होते हैं ओबीसीज़। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आया था कि वो आई थी न्यूज़ में कि भाई कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी जो है कमीशन, वो बनाई गई थी 2017 में। ठीक है, इट हैज़ बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 340 दैट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बस याद रखनी है हमको ओबीसीज़ के रिगार्डिंग। क्या है आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जो इन ओबीसीज़ के ओबीसीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई उनकी कंडीशन कैसी है, उनको हमको और रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है क्या। ठीक है, ये सब इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये जो कमीशन बनी थी
जस्टिस जी रोहिणी के अंडर ये प्रेसिडेंट ने इस आर्टिकल को यूज़ करके बनाई थी। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 340। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें ओबीसी से रिलेटेड है? एक तो है इंदिरा सहानी केस, इंदिरा सहानी केस और एक मंडल कमीशन भी है, ठीक है। तो इंदिरा सहानी केस में क्या था कि इंदिरा सहानी केस में ये बोला गया था कि हम रिजर्वेशन को कैप कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जो टोटल रिजर्वेशन है सारा मिला के, जितने भी क्लासेस हैं, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, सबको मिला के वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दिस कैप वॉज इंसर्टेड इन इंदिरा सहानी केस, ठीक है। तो रिजर्वेशन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि 50% कैप है, 50% वर्टिकल रिजर्वेशन पे कैप है। वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल मतलब जैसे अलग अलग क्लासेस होती है ना, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है कि जैसे मान लो ओबीसीज़ के अंदर भी, ओबीसीज़ के अंदर ही, अब मैं मान लो ओबीसीज़ के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है ना, फिर बैकवर्ड, और कुछ कुछ मान लो और ग्रुप्स हैं इसी के अंदर, ओबीसी के अंदर, इनको अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना। ये डिवाइडेड है कि इसको 10% मिलेगा, इसको 5% मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हैं एक अम्ब्रेला के अंडर, बट मतलब हैं एक ग्रुप में ही, बट अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मतलब कि क्या बोलते हैं, कास्ट में ही चेंज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जनरल हो गया, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, तो ये सब कास्ट ही, पूरा ग्रुप ही अलग है ना। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। तो 50% कैप लगा दिया था वर्टिकल रिजर्वेशन पे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि फिर उनको ये दिखाई दिया कि यार ऐसा नहीं है कि सारे ओबीसीज ही बैकवर्ड हैं, कुछ कुछ के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो उनको क्यों हम रिजर्वेशन दें। तो फिर आया कंसेप्ट ये क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का आया कि मतलब भाई जो 8 लाख से जिनकी इनकम ऊपर है ना, वो आ जाएंगे क्रीमी लेयर में और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आ गया था इसमें। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो प्रमोशन में जैसे मान लो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ओबीसी हो और एक बंदा वो जनरल है ना, तो जनरल वाले को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ओबीसी वाले को दे दिया जाएगा अगर स्केल वेल सेम है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, ठीक है। फिर बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो मंडल कमीशन आई थी, कब आई थी? 1990 में यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस वुड गेट 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। तो ये सब जो 27% रिजर्वेशन आया था, ये कहाँ आया था? यह आया था मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को, स्पेसिफिक ओबीसीज को मिलना चाहिए, ठीक है। इंदिरा सवानी केस में जो 50% कैप है वो टोटल मिला के है, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिला के है 50%, जबकि ये मंडल कमीशन ने क्या बोला था कि 27% जो रिजर्वेशन है हम वो सिर्फ ओबीसीज को देंगे। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ठीक है। तो ये किसको फुलफिल करता है? आर्टिकल 60 क्लॉज 4 को, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करते हैं कि भाई जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समझ में आ रहा है? To ensure the benefits, to ensure that the benefits of the recommendation of the Mandal Commission percolated down to the most backward communities, the creamy layer criteria was invoked by Supreme Court in the ruling इंदिरा सवानी जजमेंट 1992। ये हमने पढ़ लिया। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था इंदिरा सवानी में कि 8 लाख के ऊपर जो इनकम वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, दे वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया यार क्योंकि देखो अब 8 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है वो तो ईजिली अफोर्ड कर सकता है ना चीज़ें, वो पढ़ाई को भी अफोर्ड कर सकता है, स्कूलिंग भी अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, तो उनको क्यों हम रिजर्वेशन दें, है ना। हमारा मकसद क्या है रिजर्वेशन देने का कि जो एकदम ही बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी मिल पाए और वो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए ताकि वो डेवलप कर पाए, है ना। जो ऑलरेडी डेवलप है उसको आप रिजर्वेशन देके क्या करोगे? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया फिर, है ना। तो ये हमको नहीं करना है। समझ में आ गया? फिर अभी ये आइडिया क्या था, क्यों आया था न्यूज़ में? क्योंकि सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है ओबीसीज़ के, कि ओबीसीज़ को हम आगे सब कैटेगराइज करेंगे। सब कैटेगराइज मतलब ओबीसीज़ में भी अब हम क्या करेंगे, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बनाएंगे और फिर एक बैकवर्ड क्लास बनाएंगे और फिर एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर तो है ही। तो मतलब जैसे ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर होती है ना, जैसे अभी क्या है, अभी क्रीमी लेयर है और नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अभी इसको भी और हम डिफाइन करेंगे। एक इसमें आएगा सॉरी एक मिनट, ये जो नॉन क्रीमी लेयर है इसमें आएगा एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ठीक है, और फिर एक आएगा बैकवर्ड, ठीक है। तो रिजर्वेशन अभी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, बट उसमें भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड में और फिर एक बैकवर्ड में। तो ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड वाले हैं इनको हम थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है। ये बात चल रही है। सो द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 1955, है ना, एंड प्रपोज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार कंसेप्ट आ रहा है सब कैटेगराइजेशन का, ये पहले भी कंसेप्ट आ चुका है। समझ में आ रहा है?
सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद 2015 में क्या बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ये तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया था, ठीक है। तो एनसीबीसी ने क्या प्रपोज किया, एनसीबीसी ने प्रपोज किया कि भाई 3 कैटेगरी बनाओ आप, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड बनाओ, एक मोर बैकवर्ड बनाओ, फिर एक बैकवर्ड बनाओ। तो एक ग्रुप ए में आएगा, फिर एक ग्रुप बी में आ जाएगा और एक ग्रुप सी में आ जाएगा। ये किसका था, ये रिकमेंडेशन था एनसीबीसी का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है। तो 11 जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सब कैटेगराइज अभी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं इम्प्लीमेंटेबल नहीं है ये, ऑलरेडी 11 स्टेट्स जो हैं उन्होंने सब कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज कर दिया है ना, मतलब वो फॉलो करते हैं इस रिजर्वेशन को, है ना, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में। तो ये स्टेट्स जो हैं ये ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन को फॉलो करते हैं, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको ज़्यादा रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। तो एनसीबीसी कब आया था, 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आया था। ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कभी पूछ लेते हैं तो बात अलग है। 100 ये इंपॉर्टेंट है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू एनसीबीसी बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिला था बेसिकली, बना तो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। Provide the constitutional status to NCBC that will give it powers to the akin to the Constitution Commission of Socially and Educationally Backward Classes। तो अभी जो पावर ये सोशली एंड बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन के पास है, वो सेम पावर्स एनसीबीसी के पास आ जाएंगे, ठीक है। द फंक्शंस परफॉर्म बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट विल नाउ गेट ट्रांसफर टू द न्यू पैनल। ये आपको पता ही होगा, है ना, ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 338 में इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर जो एससी और एसटी था वो एक ही थे, है ना, ये दोनों एक ही थे। फिर आया 338A में क्या हुआ, इसको अलग कर दिया गया, ये एसटी वाले को अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को अलग कर दिया गया, और ये बोला गया कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है यही शेड्यूल कास्ट का भी देखेगी और यही ओबीसी का भी देखेगी, है ना, ओबीसी के भी वेलफेयर का भी यही देखेगी, ठीक है। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में। फिर बाद में क्या हुआ, इसको भी अलग कर दिया, है ना, 102nd में क्या हुआ, इसको भी अलग कर दिया, ओबीसी को भी अलग कर दिया। फिर 338 कौन सा आ गया, 338B आ गया, 338B के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अलग से बना दिया गया। समझ में आ रहा है, तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अभी एनसीबीसी विल कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स होंगे। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टेन्योर एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसका अपॉइंट कौन कर, उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ जो सर्विस है वो कौन डिसाइड करता है, वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।